हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं हूं डिम्पल कटारिया और मैं आपको यहाँ पे क्लास 10th मैथ्स का बेसिक का जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर दिया है, सैंपल पेपर, वो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा चुकी हूँ। और इससे पहले के वीडियोस में सेक्शन ए और सेक्शन बी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं यहाँ पे आई कार्ड पर वो लिंक शेयर कर देती हूँ, आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को देख लीजिएगा। आपको उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अब जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी में हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें हमें √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे √5 को इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम इसका अपोजिट यहाँ पर इसको मान लेते हैं। अपोजिट यानी कि हम यहाँ पे √5 को कैसी संख्या मानकर चले? रेशनल नंबर। रेशनल यानी कि परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कैसी होती है? आप जानते हैं कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो सेम हम इसको भी इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि √5 और ये हमने ले लिया P/Q फॉर्म में, यानी कि A/B हमने इसको सपोज कर लिया। और यहाँ पे ये जो A/B है, मतलब A और जो B हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, इनका मतलब होता है को प्राइम नंबर्स, जिसमें हमारे पास HCF, ठीक है बच्चों, जो HCF होता है वो हमारे पास क्या होता है? 1। यानी कि A और B इनका जो कॉमन हमारे पास फैक्टर है, जो HCF है, वो हमारे पास क्या है? 1 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इसके अपॉन में 1 सपोज कर लेते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा कि हम यहाँ पे वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे बेटा, तो A को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा A, और √5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे B से तो आपको मिलेगा B इंटू √5, यानी कि ये आपको मिलेगा। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि आप इसका वर्ग कर दीजिए। और जब आप इसका वर्ग करेंगे तो A का स्क्वायर होगा A², √5 का स्क्वायर होगा 5 और B का स्क्वायर होगा B², यानी कि A² = 5B²। हम उसको यहाँ पर ले लेते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से ध्यान होगा कि चैप्टर 1 में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्या, कि यदि P A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। आपने पढ़ा है ना? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि P A² को विभाजित करता है, तब P A को भी विभाजित करेगा। इस कॉन्सेप्ट की हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ, इफ P डिवाइड्स A², देन P डिवाइड्स A। अब आप यहाँ पर देखिए बेटा कि A² = 5B²। इसका मतलब ये जो आपको A² है वो कब मिलता है? जब आप 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे कर रहे हैं? B² से। यानी कि अगर आप इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवीजन जाएगा ना। तो यहाँ पे ये 5 किसको डिवाइड कर रहा है? A² को। तो यहाँ पर P की जगह हम किसको लेकर चल रहे हैं? 5 को। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा कि 5 जो है ये किसको विभाजित कर रहा है? यहाँ पे A² को। और अगर ये A² को विभाजित करता है तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम ये कहेंगे कि 5 किसको विभाजित करेगा? A को भी विभाजित करेगा। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो यही कॉन्सेप्ट होगा, इफ 5 डिवाइड्स A² देन 5 डिवाइड्स A। सिंपल, इसी की तरह P की जगह आप 5 लिख देंगे। अब आपने देखा कि 5 A को विभाजित करता है, इसका मतलब ये A जो हुआ, इसमें 5 से अगर आप डिवाइड करते हो तो किसी ना किसी बार तो डिवीजन जाएगा,
और जितनी बार भी डिवीजन जाएगा उसी से ही हम इसको गुना कर लेते हैं। मान लिया हमने किसी बार डिवीजन जा रहा है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर a यहाँ पे है और हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे कोशेंट यानी कि भागफल के रूप में कुछ तो आएगा, क्योंकि कंप्लीट डिवीजन जा रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 0, तो यहाँ पे कुछ भी जा रहा है, जैसे हमने सपोज किया c जा रहा है, तो हम यहाँ पे 5 को c से मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे 5c, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, और ये कब आता है जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब a माइनस 5c, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, और अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5c। तो हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले लिया है a इक्वल्स टू 5c, ये हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है। ये रफ वर्क था जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, तो आपने ये सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 में आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू है और यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 से लेके कहाँ रख देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो देखिए आपको क्या मिलता है। आपके पास है a स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन 1 है, एज इट इज है। आपने बस a की जगह 5c रख दिया है और ये इसका स्क्वायर कर दिया, फिर 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किया 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, आगे सॉल्व किया 25c स्क्वायर, और ये जो 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ डिवीजन में आ जाएगा इज इक्वल टू b स्क्वायर, कैंसिल होगा 5 से ये 5 टाइम, तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। मैं अगर चाहूं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर भी इसे लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस मैंने इसको आगे इसको पीछे किया है, और ये हो गया मेरे पास मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है, अब आप देखो जरा कॉन्सेप्ट नंबर 3 और कॉन्सेप्ट नंबर 1 बिल्कुल सेम टू सेम है, बस यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है और यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर है। दैट मीन्स ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं ना। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहाँ पर a नेम दूं तो यहाँ से मैं दोबारा लिख सकती हूँ कथन यानी कि स्टेटमेंट a के अकॉर्डिंग, और a के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो जैसे आपने यहाँ पर a की वैल्यू ली थी 5c, ऐसे ही आप यहाँ पर b की वैल्यू भी देखेंगे। भाई आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इसका मतलब ये जो b है यहाँ पे इसको कौन डिवाइड कर रहा है 5 विभाजित करता है ना। भाई वही कॉन्सेप्ट हुआ ना कि 5 यहाँ पर किसको विभाजित कर रहा है b स्क्वायर को, तो 5 किसको विभाजित करेगा b को भी विभाजित करेगा। अब जरा देखो आपने यहाँ पे बोला क्या कि 5 a को विभाजित करेगा, और यहाँ पे आपने क्या बोला इसके अकॉर्डिंग कि 5 किसको विभाजित कर रहा है b को, यानी कि a में भी 5 से भाग दिया तो डिवीजन पूरा चला गया, और b में भी अगर 5 से डिवाइड किया तो पूरा डिवीजन चला गया। तो a और b दोनों में 5 से पूरा डिवीजन जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a और b इनका जो HCF है हमारे पास वो कितना आ गया 5, क्योंकि दोनों में है ना, भाई इसमें भी डिवीजन जा रहा है और इस वाले स्टेटमेंट को अगर हम फॉलो करें तो इसमें भी डिवीजन जा रहा है, दोनों के अकॉर्डिंग ये हो गया HCF 5। लेकिन हमने क्या लिया था, हमने तो देखा था कि a और b इसका HCF क्या है 1 है, यानी कि ये 1 और हमारे पास कितना है 5, तो एक दूसरे के उल्टे हो गए ना, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो अपोजिट हो गया। अभी अपोजिट कैसे हुआ भाई, ये कब था जब हमने क्या माना था कि ये रेशनल यानी कि परिमेय संख्या है, लेकिन ये निकल कर आया 5, इसका मतलब जो हमने माना वो क्या हो गया गलत हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ लिखेंगे यह हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है, यह हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन, ये हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारी परिकल्पना क्या हो गई गलत हो गई। अतः हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई,
और गलत सिद्ध हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना था कि √5 परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं है, और नहीं है तो हम लिखेंगे √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, that means it is irrational number. Okay, it contradicts our assumption, and if our assumption is wrong then √5 is irrational number. तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ये हमारे पास यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। हमें इस द्विघात बहुपद यानी कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, और उसके बाद जो इसके शून्यक आएंगे उन शून्यकों में और गुणांकों के बीच में, यानी कि जो जीरोस है और जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन जो है उसको भी प्रूफ करना है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताऊं तो ये है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जीरोस यानी कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यापन कीजिए। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। 6x², हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक मानक रूप में, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो a का मान हमारे पास क्या है? 6। ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है? -7, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है? -3। हम इसको इस वाले इक्वेशन और इस वाले बहुपद से हम यहाँ पे इसकी तुलना कर रहे हैं, तो उस आधार पर ये तो हमने निकाल दिए हैं, और ये हमारे पास इसके क्या कहलाते हैं? गुणांक। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा, कोएफिशिएंट। अब हमें चेक करने हैं इसके जीरोस यानी कि इसके शून्यक कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, जीरोस के लिए तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए ये 6x² - 7x - 3 है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो बीच वाला टर्म है इसको ब्रेक करते हैं ना, इसको तोड़ते हैं। और कैसे तोड़ेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है? -3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ac कितना आ रहा है? -18। यानी कि आप ऐसी संख्या लो जिन्हें गुना करने पर 18 है। ठीक है, किस क्या करने पर? गुना, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है। और प्लस माइनस करने पर b की वैल्यू आए, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास? जो बीच वाली टर्म है वो है -7। अगर थोड़ी देर के लिए माइनस का साइन भूल जाओ तो हम देखेंगे कि हमारे पास 18 यानी कि 18 कैसे आता है। अगर मैं यहाँ पे 1 को 18 से मल्टीप्लाई करूं तो 18 आता है, लेकिन अगर मैं 18 और 1 को जोड़ूं या माइनस करूं तो किसी भी तरह से 7 नहीं आता। चलिए मैं अब 2 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। तो 2 से किसको मल्टीप्लाई करूं कि 18 आए? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 9 को। ठीक है, लेकिन 2 और 9 क्या ऐड करूं या जोड़ूं? हाँ भाई, घटाना पड़ेगा। 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, लेकिन हमें 7 चाहिए माइनस का। इसका मतलब माइनस का 9 और प्लस का क्या? 2। तो यहाँ पे भी देखो माइनस लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? -18, और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? -7। तो मतलब आपको प्लस का 2 चाहिए और माइनस का 9 चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3। अब पेयर बना लेते हैं इन दोनों का और इन दोनों का। इन दोनों में कॉमन देख रहे हैं, 6 और 9 में से तो 3 कॉमन आ रहा है, x² और x में से x कॉमन आ रहा है। आपने कॉमन ले लिया, यहाँ 6 है, 3 2 जा 6, x की पावर 2 थी, 1 बाहर निकाल लिया, -3 3 जा 9, और x आपका ऑलरेडी बाहर आ चुका है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया और 2x - 3। अब आप देखो ये आपके पास एक कंप्लीट है और ये कंप्लीट है, और इन दोनों के अंदर 2x - 3 है, हमने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे ये हो गया 3x + 1। ये तो आपके पास बहुपद है जो उसके गुणनखंड आ गए। अब आपको चूंकि इसको जीरोस आपको फाइंड आउट करना है, शून्य आपको ज्ञात करना है, और बेटा जब शून्य ज्ञात करना होता है ना तो हमें इसको क्या करना होता है? 0 के इक्वल लेकर चलना होता है। यहाँ पे हम इसको 0 के इक्वल लेकर चलते हैं।
अब 0 के इक्वल लिया, इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणनफल। तो उसके लिए या तो 2x माइनस 3 की वैल्यू 0 होगी या फिर 3x प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी। अगर ये 0 होता है तो 2x इज इक्वल टू होगा 3 और फिर x इज इक्वल टू मिलेगा 3/2 के। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क था इसके लिए। और ऐसे ही 3x प्लस 1 अगर 0 है तो आपके पास 3x की वैल्यू आएगी -1 और x की वैल्यू फिर हो जाएगी -1/3। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आती हैं, एक तो 3/2 और दूसरी आपके पास आती है x की वैल्यू -1/3। x की दो वैल्यूज आई हैं तो हम इनको शून्यक मान लेते हैं, इसको अल्फा और इसको हम मान लेते हैं बीटा। ठीक है, दो शून्यक हमारे पास हो चुके हैं। और अब हमें इनके गुणांकों के साथ संबंध के बीच बारे में भी जांच करना है कि वो सही है या नहीं। तो आपको ध्यान होगा फर्स्ट रिलेशन वो क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये होता है। चलो चेक करते हैं। आप यहाँ पे इसको अपने 3/2 को अल्फा लिया है और बीटा लिया है -1/3 को, तो हम LHS ले रहे हैं। अल्फा हो गया 3/2 प्लस बीटा हो गया -1/3। सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये होगा 3/2 प्लस माइनस -1/3, एलसीएम आएगा 6। 3 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और ये 2, तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 7/6। ठीक है, अब आप इसका RHS चेक करो। RHS क्या है आपके पास -b/a, तो चेक करो b की वैल्यू क्या है -7, तो आपने ये अप्लाई किया माइनस और इसकी वैल्यू -7 और a की वैल्यू 6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। बेटा देखो ये क्या है 7/6, ये क्या है 7/6। इसका मतलब LHS बराबर हो गया RHS के। तो जो हमारा पहला रिलेशन है वो यहाँ पे कैसा हो चुका है, सही सत्यापित हो चुका है कि वो ठीक है। अब हम ऐसे ही दूसरा जो संबंध है वो भी देखते हैं। और सेकंड रिलेशन है हमारे पास कि अल्फा बीटा यानी कि इनका जो गुणनफल होता है वो C/A के इक्वल होता है। तो चलो चेक करते हैं पहले LHS अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की -1/3। देखो अल्फा 3/2 और बीटा -1/3 रख दिया। आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देख रहे हो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या बचता है माइनस और ये 1/2। अब RHS देखो इसका C/A। C कितना है -3, A कितना है 6, कैंसिल हो रहा है 3 1 3 3 2 6 -1/2, ये दोनों भी इक्वल आ गए। तो इसका मीनिंग LHS बराबर RHS और ये हो गया हमारा सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाइड। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कॉन्सेप्ट है ए शॉपकीपर के बारे में। ठीक है, एक शॉपकीपर के बारे में। तो सुनिए, ए शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, यानी कि एक शॉपकीपर है वो पढ़ने के लिए बुक्स को क्या करता है, रेंट पे देता है यानी कि किराए पर देता है। शी टेक्स ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। आप वो कह रहा है कि फर्स्ट 2 days, ठीक है, फर्स्ट 2 days पहले 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए जो शॉपकीपर है वो फिक्स चार्ज लेती है। मतलब उसका फिक्स है, आप चाहे एक मतलब बुक जो है आप कितने दिन के लिए लो, उनका 2 दिन का तो चार्ज हो गया है उनका फिक्स। ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये जो फिक्स चार्ज है इसको हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये कितना है x, ये आपने यहाँ पे सपोज कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या कहते हैं, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी कि 2 दिन का तो x रुपए हो गया और 2 दिन के बाद आप जितने दिन भी पढ़ोगे फिर उनका पर डे चार्ज है। यानी कि आपने एक दिन पढ़ा तो जैसे मान लो 2 रुपए हो गए, तो दूसरे दिन पढ़ा तो 2 और 2 कितने हो गए 4। ठीक है, तो हर एक दिन का अपना एक चार्ज है। और फिर क्या कह रहे हैं, लतिका पेड ₹22 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 6 days। लेकिन अगर हम लतिका की बात करें कि ये कह रहे हैं कि लतिका ने 6 दिन के लिए बुक पढ़ी है और उसने 22 रुपए दिए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक दिन का जो चार्ज है वो भी सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज ऑफ 1 day हमने क्या माना, y मान लेते हैं। ठीक है जी, चार्ज ऑफ 1 day यानी कि एक दिन का किराया,
ये जो 2 दिन उसने बुक पढ़ने के लिए वो जो देती है ना, तो 2 दिन के बाद जो भी अगला दिन काउंट होगा उस हर एक दिन का किराया कितना है, ₹Y है। अब कॉन्सेप्ट देखो, किसकी बात कर रहे हो आप, लतिका की। अब लतिका क्या कह रही है, लतिका को बुक चाहिए कितने दिन के लिए, 6 दिन के लिए, ठीक है। तो 6 दिन में से बेटा 2 दिन तो आपके फिक्स वाले डेज हो गए और बाकी के 4 दिन आपके कौन से हो गए, फिक्स डेज के बाद हो गए, ठीक है। तो फिक्स डेज का किराया कितना हो गया, X, और बाकी के 4 दिन का किराया कितना हुआ, आपने तो एक दिन का किराया माना है कितना, Y, तो 4 दिन का किराया कितना हो गया, 4Y, 4 से गुना कर दिया। और जो लतिका है वो 6 दिन का कितना रुपीज दे रही है, ₹22 दे रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 दिन का किराया X और ये 4 दिन का किराया 4Y, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 22। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई है x + 4y = 22। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए वैसे देखिए नेक्स्ट, While आनंद पेड ₹16 फॉर द बुक कैप फॉर 4 days। जो आनंद है उसने 4 दिन के लिए बुक पढ़ी है और वो उसके लिए ₹16 किराया दे रहा है। तो अब आप बात कर रहे हो किसकी, आनंद की। आनंद ने कितने दिन बुक पढ़ी, 4 दिन, कितना किराया दिया, ₹16। तो जो 4 दिन बुक पढ़ी है इसने, इसमें से 2 दिन तो फिक्स वाले हो गए और 2 हो गए उसके बाद वाले दिन, ठीक है बेटा। फिक्स वाले दिन का किराया कितना है, X, ये आपने यहाँ पे मान ही लिया है, ठीक है। एक दिन का किराया Y है, तो 2 दिन का किराया 2 बाद वाले दिन और इनका किराया कितना हो गया, 2Y। और अगर आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद कितने रुपए बन गए, ₹16। इसका मतलब X + 2Y = 16। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आगे क्या कहते हैं, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, यानी कि जो आपने x माना है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और हर एक दिन का जो आपने किराया यहाँ पे y सपोज किया है, आप उसका चार्ज यहाँ पे फाइंड आउट करो। तो ये 2 इक्वेशन है, हम इनको बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा क्या, हम यहाँ पे घटा देते हैं। ये हमने घटा दिया, घटाने से क्या होगा, देखो x से x है, यहाँ पे x ये है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना, और कैंसिल हो गया तो मतलब गायब हो गया, ठीक है। अब बचा 4, 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 2y, और 22 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6। सॉल्व किया तो y = 6/2 यानी कि 3। तो हर एक दिन का किराया कितना आ गया, ₹3। y आ गया ना, 3 रुपए आ गया। अब आप इस y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख दो, ठीक है। y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, by putting value of y in equation number 1, we get x + 4y = 22, और आपने रख दी y की वैल्यू 3 = 22। x 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, इजी है ना। और फिर उसके बाद x 22 - 12 कितने आ गए, 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, ₹10। और ये हमारा क्या है, फिक्स्ड चार्ज, जो हमारा यहाँ पे एक निर्धारित नियत किराया है वो इतना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28, आप इसे नोट कर लीजिए। और 28 जो क्वेश्चन है वो चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसे नोट करो, फिर हम उसका जो चॉइस वाला पार्ट है वो भी क्लियर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सेकेंड पार्ट है, इसमें है प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे पर 2 जगह हैं A और B, ठीक है, ये A और ये B। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर। डिस्टेंस यानी कि आप इसको बोलेंगे दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। अब ये कहते हैं 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, तो एक कार जो है वो A पॉइंट पर है, ठीक है, एंड अनदर फ्रॉम B पॉइंट, B कार यहाँ पे है, स्टार्ट्स एट द सेम टाइम, ठीक है, ये दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है। और फिर क्या करते हैं, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन
एट डिफरेंट स्पीड, सेम डायरेक्शन में। मान लीजिए अगर ए कार इस तरफ मूव कर रही है तो बी कार भी इस तरफ ही मूव कर रही है, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे में मिलती है। तो बेटा आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि अब यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि ए और बी कार जो है ये दोनों कैसी दिशा में जा रही है, समान दिशा में जा रही है ना, समान दिशा में जा रही है। ए एंड बी कार आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। और बेटा जब भी सेम डायरेक्शन में ये कार जाती है या फिर कोई भी लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो साइंस का रूल ये कहता है कि उनकी जो स्पीड है वो कैसी हो जाती है, माइनस हो जाती है, यानी कि वो घट जाती है। और अगर अब इनकी स्पीड घट जाएंगी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो इसकी स्पीड रहेगी। तो क्या स्पीड रहेगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं कि ए की चाल में से बी की चाल जो है वो घट जाती है, यानी कि स्पीड ऑफ ए में से स्पीड ऑफ बी जो है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि घट जाएगी। तो इसके लिए हमें इनकी चाल माननी पड़ेगी। तो हमने माना ए की चाल, ओके। लेट स्पीड ऑफ ए व्हाट, एक्स किलोमीटर पर आवर, और हमने यहाँ पे बी की चाल यानी कि बी की स्पीड सपोज की y किलोमीटर पर आवर। तो बच्चा इस कंडीशन में हमारे पास जो चाल है यानी कि जो हमारी स्पीड है वो हमारी क्या हो गई है, ए की चाल x और माइनस किसकी चाल, बी की चाल, ठीक है। ये तो हो गई है चाल। अब आपको ध्यान होगा जो चाल है यानी कि जो स्पीड है वो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये है x माइनस वाई और डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी है, देखो 100 किलोमीटर है। अब इसके बाद टाइम, कितना टाइम लग रहा है, जब ये दोनों समान दिशा में जा रही है तो इन्हें 5 घंटे लग रहे हैं मिलने में, यानी कि 5। अब ये तो कट जा रहा है, 5 से 5 जब 5 2 10, तो इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बेटा, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कॉन्सेप्ट अगर देखें, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो जो ए कार है अगर वो इधर आ रही है तो बी कार यहाँ पे आएगी, तो ये दोनों जल्दी मिल जाएंगी। देखो ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है, तो ये जल्दी मिलेगी। तो ये कह रहे हैं कि अब जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 घंटा, ठीक है। और इनकी जो डायरेक्शन है दोनों की वो कैसी है, यहाँ पे अपोजिट है, अपोजिट है ना, ये इधर और ये इधर, यानी कि विपरीत दिशा। और बेटा जब विपरीत दिशा की बात करते हैं तो उस समय जो हमारे पास जो चालें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, ठीक है, ऐड हो जाती है। तो ए की चाल x, बी की चाल y जुड़ गई, और चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 100। अब समय, तो ये कितने घंटे में मिल रही है, अब ये कह रहे हैं दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे में मिल रही है। तो ये हो गया इसका टाइम 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई 1 से भाग दिया, कितना आया, 100। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड यहाँ पे एलिमिनेशन ही है तो हम उसी को यूज करते हैं। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो y से y कैंसिल हो जाता है, x और x कितना हो गया, 2x, 20 और 100 हमारे पास हो गया है 120। x की वैल्यू 120 बटा 2 यानी कि 60, और x किसकी चाल है, x इज द स्पीड ऑफ a, तो ये आपके पास a की चाल हो गई है। अब आपके पास x आ चुका है, x की वैल्यू को अप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में कर दीजिए, चलिए ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। अगर मैं कहीं पे हिंदी ना लिखूं या कहीं पे इंग्लिश ना लिखूं तो मैं उसको बोल देती हूँ, आप प्लीज वहां से समझ लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, x की जगह आपने रख दिया 60, ठीक है। तो आपके पास y कितना आया, 100 तो है ही, 60 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा यानी कि 40। तो बेटा आपके पास यहाँ पे
स्पीड किसकी, ए की तो हमारे पास आ गई x यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, एंड बी की जो स्पीड है वो हमारे पास कितनी आई 40 किलोमीटर पर आवर। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। आप फाइनली इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कॉन्सेप्ट है इन द फिगर। ये आपको एक फिगर गिवन है, PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे एक ये सर्कल है जिसका जो त्रिज्या, ये वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है OP, ठीक है, OP आपको कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये जीवन है PQ हमारे पास यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे P से लेकर Q, इसको ये जो रेखा है TO ये बिल्कुल बराबर दो भागों में बांटती है। इसका मतलब ये हुआ कि PR यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितनी हो जाती है फिर 4 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्टेड एट पॉइंट T। ये जो टेंजेंट है PT और ये QT, ये स्पर्श रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को T बिंदु पर मिलती है। फाइंड द लेंथ TP। हमें TP ये वाली जो लेंथ है TP की, ये हमें यहाँ पे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब चूंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा है, तो ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री का एक कोण बना रही है ना। और बिल्कुल ऐसे ही ये भी यहाँ पे क्या कर रही है, 90 डिग्री का ही एक कोण बना रही है। अगर हम यहाँ पर त्रिभुज PRO को लेकर चले, ठीक है, इन ट्रायंगल PRO, तो ये मैं जरा ऐसे बना के आपको दिखा देती हूँ। ये P बिंदु है, ये R बिंदु है, ये O बिंदु है, ये 90 डिग्री है। आपने देखा ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो आप OR को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो OR आपके पास एक तरीके से आधार है, तो इसमें आप कर्ण यानी कि 5 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर को घटा दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गए तो 9 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो बेटा ये वाली जो भुजा है आपको कितनी मिल गई है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मिल गई है। तो ये हो गई है 3, ठीक है। लेकिन हमें ज्ञात करनी है ये TP। अगर हम इसमें देखें तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो ट्रायंगल ये वाला TPR और दूसरा ट्रायंगल PRO। ये दो यहाँ पे बन रहे हैं ना आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स। तो ठीक है, जरा देखो अब क्या देखना है वो देखो। पहले सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था क्या, कि ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का। और ये यहाँ पे किस किस के इक्वल है, देखो एंगल TPO के इक्वल है, TPO इसी के इक्वल है। क्यों, 90 डिग्री का है। और ये क्यों है, क्योंकि जो टेंजेंट है वो यहाँ पे त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, यानी कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो 90 डिग्री का बन गया। अब हमने देखा ये 2 भागों में बन रहा है, एक तो यहाँ से यहाँ तक और एक ये यहाँ से यहाँ तक। तो एक तो हो गया TPR, इसका मतलब एक तो है TPR और दूसरा कौन सा, देखो दूसरा है RPO। और ये यहाँ पर किसके बराबर हो गए, अब 90 डिग्री के बराबर। अभी हम उसको भी लेंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब आप इसमें देखो आपके पास यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा, त्रिभुज TPR। हम इसको लेकर चलते हैं TPR में। अब बेटा TPR को देखो जरा, क्या देखोगे क्या कि TPR में, ये TPR में यहाँ पे बना के भी दिखा देती हूँ, लीजिए ऐसे, ये T पॉइंट, ये P पॉइंट, ये R पॉइंट, और आप देख रहे हो ये 90 डिग्री का है। सिंपल सा, ये 90 है तो ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। अब बेटा ये 90 डिग्री है तो इसका और इसका योग कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, भाई 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है तो ये बाकी के दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 कितना हो गया 180। तो हम लिखेंगे एंगल ये कौन सा है हमारे पास, TPR। ये तो हो गया P वाला। अब ये वाला देखो ये कौन सा है, PTR।
और ये बराबर हो गए दोनों किसके, 90 डिग्री के। क्यों, कॉन्सेप्ट लिख दिया यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स वाला। और ये कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर दिया, और माइनस करेंगे तो फिर कितना आएगा 90 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। जरा इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों की तुलना करो बेटा एक बार। बहुत इजी कॉन्सेप्ट लेकर चल रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत इजी वाला। मतलब एक तरीका तो और भी है, वो थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, मैंने सोचा ये थोड़ा छोटा ही ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखो यहाँ टीपीआर यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ क्या आरपीओ, और यहाँ पे कौन सा पीटीआर। इसका मतलब अगर हम इसकी तुलना करें तो ये बराबर, तो ये भी बराबर, तो ये दोनों भी आपस में हमारे पास, भाई ये अब यही तो बचे हमारे पास, क्या क्या, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और ये दोनों भी हमारे पास क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल आरपीओ इज एंगल इक्वल टू एंगल पीटीआर। हमें ये इसकी तुलना से मिल गया। आरपीओ देखो कौन सा, आरपीओ ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल हो गया पीटीआर, पीटीआर इस वाले इक्वल के। तो आपने देखा एक तो त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज आपके पास ये है, और ये दोनों ऐसे बन रहे हैं। जरा देखना ध्यान से, समझना, डायग्राम क्लियर तो सब कुछ क्लियर। ये है P पॉइंट, ये T पॉइंट, ये R पॉइंट और ये O पॉइंट। आप कह रहे हो कि आरपीओ ये वाला एंगल इक्वल है PTR इस वाले एंगल के। आपके पास एक त्रिभुज ये वाला है और दूसरा त्रिभुज ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें ये तो हो गया आपके पास, ठीक है। दो त्रिभुज है ना हमारे पास, कौन कौन से, अलग अलग, एक ये एक ये। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज, ये कॉन्सेप्ट इसको नंबर दे देते हैं 3, और ये कौन सा त्रिभुज है TPR, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी वही, और ये दूसरा RPO। तो इन दोनों में कौन कौन बराबर है, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे निकाला, ये इक्वल है, तो RPO एंगल इज इक्वल टू एंगल PTR, और ये हमें कैसे मिला, इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है जी। और दूसरा क्या कुछ और भी इक्वल है, बिल्कुल है। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे भी क्या है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कौन सा है, PRT, ठीक है। अगर RPO ले रहे हो तो इसमें कौन सा है, ये PRO, इस वाले त्रिभुज के लिए ले रहे हो तो ये, और उसके लिए PRT, दोनों 90 डिग्री के। अब दो कोण बराबर हो गए, और दो कोण बराबर हो गए हैं तो हम जानते हैं AA से त्रिभुज TPR समरूप हो गया है त्रिभुज RPO के। ओके, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर है तो दोनों एक जैसे दिखने चाहिए। अब ये कैसे दिख रहा है, ये तो ऐसे दिख रहा है भाई, तो दूसरा भी तो ऐसे ही दिखना चाहिए। चलो दूसरे को भी ऐसे ही दिखा देते हैं। ये लो, ये क्या है यहाँ पे T, ये R, ये P। अब यहाँ पे देखो ये जो सीधा वाला स्ट्रेट, ये क्या है यहाँ पे R, यहाँ T पे ये वाला, और ये वाला जो T है ये किसके इक्वल है, P के। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे इसके सामने ये कौन सा है, P। तो अब P हो गया, R हो गया, तो O हो गया यहाँ, मतलब हमने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया है एक जैसा देखने के लिए। अब हम एक जैसा देख रहे हैं, समरूप है, सिमिलर है, तो इनकी साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो इनका अनुपात देखो, इसका टीपी का किसके साथ, ओपी के साथ। टीपी का ओपी के साथ जो रेशियो है वही रेशियो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जो साइड्स इक्वल है जो आपको दी हुई है, पी आर का हम किससे ले लेते हैं, ओ आर से ले लेते हैं, पी आर का ओ आर से। जिसकी वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू रख दो, नहीं पता वो देख लो। वही टीपी नहीं पता, क्यों, टीपी तो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो टीपी ऐसे ही रख देते हैं। ओपी, ओपी देखो, ओ पी, सबसे पहले हमने ये लिखी है कितनी, 5 इक्वल्स टू पी आर, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही ली, कितनी है 4। ओ आर ये वाली साइड, ठीक है, ये ओ आर कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और ये हमने यहाँ से निकाल लिया। देखो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी, ओ आर की, ये आ गई 3। सॉल्व करने के लिए वज्र गुणा करेंगे, 3 को टीपी से और 5 को 4 से, यानी कि 20। तो टीपी बराबर हो गया
20/3। और ये हो गया आपका क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो एक चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लेकर चलते हैं। तो इसमें हमारे पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है। एक tan और कॉट में है ये, तो हम एक काम करते हैं, इनको एक ही जैसा कर देते हैं। तो उसके लिए आपके पास ये जो 1 माइनस कॉट थीटा है, कॉट की जगह हमने ले लिया tan थीटा, ठीक है। प्लस ऐसे ही यहाँ पे भी आपने कॉट की जगह लिया 1 अपॉन tan थीटा, और ये 1 माइनस tan थीटा एज इट इज रहेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये tan थीटा जो ऊपर वाला है वो एज इट इज रहेगा, अपॉन यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, tan थीटा आपको एलसीएम मिलेगा, 1 tan थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -1, ठीक है। प्लस यहाँ पे अब आप देखेंगे ये 1 अपॉन tan थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है, और 1 माइनस tan थीटा तो यहाँ पे ऑलरेडी है। आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए tan थीटा है, ठीक है, और ये tan थीटा -1 नीचे रहेगा, और ये tan थीटा ऊपर शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन यहाँ पे ये tan थीटा इंटू में 1 माइनस tan थीटा। तो ये तो हमने इनको अलग अलग सॉल्व किया है ना, मतलब इसको हम अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब कुछ बचा नहीं, तो हमने देखा प्लस का साइन है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे tan थीटा -1 है, तो यहाँ पे मैंने tan थीटा -1 ले लिया, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे भी देखो tan थीटा -1 हो सकता है, लेकिन ये 1 माइनस tan थीटा है, तो अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो यही हो जाएगा, tan थीटा -1 है ना, और tan थीटा और है तो ये हो गया tan थीटा। अब यहाँ पे आपके पास tan थीटा नहीं है, देखो पूरा जो है एलसीएम वो ये है, tan थीटा -1 तो है आपके पास, लेकिन आपके पास tan थीटा नहीं है। तो इस tan स्क्वायर थीटा को आप tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आएगा, tan क्यूब थीटा। अब जैसे कि यहाँ पे देखा, यहाँ tan थीटा है, यहाँ भी tan थीटा है, यहाँ 1 माइनस tan थीटा है, यहाँ tan थीटा -1 है, माइनस के साइन का अंतर है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे और ये यहाँ पे हो जाएगा 1। अब बेटा देखो ये tan थीटा tan क्यूब थीटा -1 है, ये आपके पास इस तरीके से भी हो सकता है, tan थीटा का क्यूब -1 का क्यूब, और ये किस तरह के फॉर्मूला में आता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको याद है ना, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे इसकी जगह इसको रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे tan क्यूब थीटा -1 की जगह इसकी वैल्यू, तो हमें मिलेगा a माइनस बी, तो a की जगह हमारे पास कौन है, tan थीटा, यानी कि tan थीटा -1, फिर a स्क्वायर है यानी कि tan थीटा का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो tan थीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर, और b में हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और अपॉन में हमारे पास एलसीएम क्या है, tan थीटा -1 इंटू tan थीटा। अब जरा आप यहाँ पर देखो, दोनों में आपके पास अंश और हर में tan थीटा -1 जो है वो एक जैसा है ना, तो tan थीटा -1 से tan थीटा -1 हमारे पास कैंसिल हो गया। बाकी का हम ले लेते हैं, बाकी का हमारे पास ऊपर बचता है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, और अपॉन में tan थीटा। tan थीटा यहाँ पे अपॉन में है, यानी कि आप सब में भाग दे सकते हो tan थीटा से, तो अलग अलग अगर हम भाग दे रहे हैं, तो tan स्क्वायर थीटा में tan से भाग दिया, फिर tan थीटा में tan थीटा से भाग दिया, फिर 1 में tan थीटा से भाग दिया, तो आपके पास यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा tan थीटा प्लस tan थीटा से tan थीटा कैंसिल 1, और 1 अपॉन tan थीटा हमारे पास बचता है cot थीटा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। आगे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपना RHS देखें तो ये sec थीटा और cosec के फॉर्म में है, sec और cosec, तो यानी कि साइन और cos के आसपास है। तो हम एक काम करते हैं,
जो tan थीटा है इसकी वैल्यू लिख देते हैं क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसकी क्या cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये तो उल्टे ही होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं, 1 प्लस। अब आप देखो क्या कि आप इनका एलसीएम ले सकते हो, क्या आएगा दोनों का एलसीएम, sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ cos थीटा है लेकिन sin थीटा नहीं है, तो ये sin थीटा इस sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा यानी कि sin स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे ही cos थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये तो आपकी सर्वसमीका होती है और इसका मान क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा बराबर 1 प्लस, अब 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, 1 बटा साइन, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, तो हमने यहाँ लिखा कोसेक थीटा, और कॉस, कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, ये हमने लिख दिया सेक थीटा। अब जरा देखो अपना RHS, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, भाई ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आगे पीछे लिख लोगे कोई अंतर नहीं आएगा, 3 को 4 से गुना करो चाहे 4 को 3 से, आना तो 12 ही है ना, तो यानी कि ये हमारा किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर, और यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपके पास जो क्वेश्चन हम लेकर चल रहे थे उसका चॉइस बेस्ड वाला मतलब सेकंड पार्ट है, तो इसको प्रूव करना है, हमें यहाँ पे देखना है, सॉल्व करते हैं हम। साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, ये आपको दिया हुआ है, और जब ये ऐसा होता है तो हमें सिद्ध करना है कि tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमें दिया हुआ है ना, हम उसको लेकर चलते हैं। हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, √3, ये तो सिंपल सा प्लस हो रहा है, कोई और फॉर्मूला नहीं आ रहा समझ में, तो हम एक काम करते हैं, इसका यहाँ पे वर्ग करते हैं, ठीक है। वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ग करने पर ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा में आएगा, है ना, और इनका योग क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम इनका वर्ग कर रहे हैं, तो यानी कि स्क्वायर कर रहे हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, ठीक है। साइन, अब इसको यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसकी वैल्यू होती है, आपने वैल्यू यहाँ पे रखी, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर। तो बेटा इसमें रूट का साइन हट जाएगा, क्या आएगा 3। ये आपके पास आइडेंटिटी हो गई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 1, और ये कितना हो जाता है 2, तो इसका मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, 2 के, तो बेटा साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 2/2 यानी कि 1 के इक्वल आ गई है। तो आप कह सकते हो आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 1, लेकिन कोई लॉजिक तो हुआ नहीं, मतलब हमें नहीं समझ में आया कि हमें आगे करना क्या है, तो चलो अब हम इसको इतना छोड़ के अब हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको तो हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1, और अब हम जो हमें प्रूफ करना है उसका LHS पार्ट लेते हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। आप जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। सॉल्व करिए, आपके पास एलसीएम आएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा यानी कि cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। और बेटा ये देखो sin थीटा cos थीटा इन दोनों का गुणनफल किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इसका मतलब 1/1, और ये आंसर भी क्या आ गया 1। बहुत इजी क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो क्या बात कर दी सीबीएसई वालों ने, है ना, बढ़िया है ना, मजा आ गया ना। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का। इसमें है 2 डाइसेस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइस 2 पासे जो है वो एक साथ उछाले जाते हैं।
What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, 13 and less than or equal to 12? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये दो पासे एक साथ उछाल रहे हैं। मान लीजिए पहले पासे पे क्या आ गया 1, ठीक है, तो दूसरे पासे पे क्या आ सकता है, दूसरे पासे पे 1 आ सकता है, दूसरे पासे पे हो सकता है कि 2 भी आ जाए, दूसरे पासे पे हो सकता है कि 3 भी आ जाए, दूसरे पासे पे हो सकता है कि 4 भी आ जाए, ऐसे ही दूसरे पासे पे क्या हो सकता है 5 आए या फिर 6 आ जाए। तो 6 से ज्यादा तो नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पहले पासे पे 2 आया तो दूसरे पासे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ऐसे ही कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं। ऐसे ही अगर पहले पासे पर 3 आए तो भी यही सिस्टम है, तो यहाँ पर इतने आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही पहले पासे पे 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। अगर 6 आया, ठीक है, तो दूसरे पासे पर 1 भी, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। तो यानी कि ये स्थितियां यहाँ पर संभव है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे अभी प्रयोग हम कर रहे हैं उनकी कुल संख्याएं कितनी है। देखिए ये यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नीचे में 6, 12 हो गए, फिर 6, 18, फिर 6, 24, फिर 6, 30 और फिर लास्ट वाला 6 यानी कि 36। तो हमारे पास ये हमारे पास टोटल सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इनको काउंट कर रहे हैं तो ये हमारे पास कितनी हो गई है 36 हो गई है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब हमसे ये क्या कह रहे हैं, फर्स्ट टाइम में ये कह रहे हैं कि दोनों पासों पे जो संख्याएं आ रही हैं, ठीक है, दोनों पासों पे उनका जो योग है यानी कि उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो 8 होने के लिए हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो आप देखो कितने हैं। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि अनुकूल अभिप्रयोग, ठीक है, अनुकूल अभिप्रयोग। और हमें इनकी क्या चाहिए संख्या चाहिए। हमें ये काउंट करना है कि यहाँ पर ये कितने हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने हैं भाई 8 आना चाहिए। तो 8 कैसे कैसे आ सकता है, देखो अगर हम यहाँ पर देखें मैक्सिमम 1 और 6 कितना है 7, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा। लेकिन अगर पहले पासे पे 2 आता है तो 2 और 6 8 ऐसे आ सकता है ना। तो इसका मतलब 2 6 पे आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ 3 आता है तो 5 पे आ सकता है, 4 4 पे आ सकता है, अगर पहले पासे पे 5 आया तो 3 आ सकता है, 6 आया तो 2 आ सकता है, बस इतने आ सकते हैं। और ये कितने हैं 1 2 3 4 5, ये है हमारे पास 5। तो हमारे पास प्रायिकता क्या हो जाएगी 8 आने की। अनुकूल अभिप्रयोगों की संख्या और वो कितनी है 5, और कुल अभिप्रयोगों की संख्या वो कितनी है 36। 5/36 ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे कहा है कि इनका जो सम है वो कितना आना चाहिए 13, योग 13 आना चाहिए। तो बेटा आप यहाँ पर देखो जो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल अभिप्रयोग जिसमें इनका योग कितना आ रहा है 13। तो देखो सबसे कम 1 और 1 2 आ रहा है, और हम लास्ट में देखें तो 6 और 6 कितना आ रहा है 12, और 13 आने के लिए किसी एक पासे पे क्या होना चाहिए 7। 7 तो होता नहीं है, तो यानी कि 6 और 6 12, मतलब 13 तो आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता तो कितने हो गए हैं ये अनुकूल अभिप्रयोगों की संख्या 0, और ये 0 हो गई है। इसका मतलब 13 आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी 0/36, तो वो भी कितनी हो गई 0। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें ये कहा है लेस देन और इक्वल टू 12, यानी कि इनका जो सम है यानी कि जो योग है वो लेस देन और इक्वल टू 12, यानी कि या तो 12 आए या फिर 12 से कम। अगर आप जरा ध्यान से देखो तो जो सबसे मैक्सिमम है वो 6 और 6 कितना है 12, और बाकी के जितने भी आ रहे हैं देखो 1 और 1 2 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 3 और 6 से 9 हो गए, वो सब 12 से कम है। यानी कि जितने भी हमारे पास शुरू से लेकर आखिर तक अभिप्रयोग है वो सारे के सारे या तो 12 से कम है या फिर 12 के बराबर, और वो हमारे पास कितने हैं 36 ही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए, 36। यानी कि अनुकूल अभिप्रयोगों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है, 36 है। तो बेटा फिर हमारे पास जो प्रायिकता यानी कि या तो 12 से कम होना चाहिए या फिर 12 से के बराबर। तो ये कितनी हो गई भाई, 36 अनुकूल, और टोटल कितने हैं, टोटल भी 36 ही है, और 36/36 कितना आया, 1। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट और हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप प्लीज लाइक कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर भी क्लिक करना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे सेक्शन नंबर डी को, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस के बाद सेक्शन ई, और फिर अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा टर्म 2 का कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम खत्म करते हैं अपनी वीडियो को। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।